संडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ दिल्ली में, तो इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग ये बना रहा हूँ। तो हमारा फिफ्थ लेक्चर था और फिफ्थ लेक्चर हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। सो ये बहुत डेप्थ में हमें समझना है, इसलिए मैं बहुत इजी वे से आपको मशीन लर्निंग के बेसिक कंसेप्ट इसमें समझा रहा हूँ। तो मशीन लर्निंग से पहले हमें हाइपोथेसिस को समझना पड़ेगा कि हाइपोथेसिस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मॉड्यूल हम स्टार्ट कर रहे हैं मशीन लर्निंग को, और मशीन लर्निंग में हमने पिछले चैप्टर में देखा था या पिछले लेक्चर में देखा था मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स होती है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लासिफिकेशन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें सबसे पहले हाइपोथेसिस को समझना कि हाइपोथेसिस होता क्या है। जब मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, पर मुझे अभी उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पता, तो हम रिसर्च में क्या करते हैं, रिसर्च में हम हाइपोथेसिस तैयार करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है कि मैं मान लेता हूँ कि ये पार्टिकुलर चीज ऐसे हो गई। मैं एक अजम्पशन करता हूँ कि मैंने मान लिया ये पार्टिकुलर चीज ऐसे है, तो उस अजम्पशन के बेस पे मैं अपनी टेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ। अगर वो मैंने अजम्पशन जो करी है वो अजम्पशन सही है, इट मींस कि मेरा हाइपोथेसिस जो है वो सही है, और जो मेरा हाइपोथेसिस था वो एक रिजल्ट बन चुका है। पर मैंने मान लिया जो ये सही है, पर मेरी टेस्टिंग में वो सही नहीं पाया गया, इट मींस कि मेरा वो हाइपोथेसिस जो मैंने दिया वो सही नहीं है। मुझे अब दूसरे हाइपोथेसिस की तरफ जाना पड़ेगा, मुझे एक और सॉल्यूशन मुझे चाहिए। और उस सॉल्यूशन से पहले मेरे पास कुछ डाटा भी आ चुका है, कुछ अजम्पशंस भी आ चुकी हैं। उन अजम्पशन के ऊपर मैं एवेल्यूएट करके ये भी देख चुका हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो हाइपोथेसिस ने मुझे क्या किया, मुझे एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे कि मैं इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को इस वे से मैं सोल्व कर सकता हूँ। अब हाइपोथेसिस में दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं जो बेसिकली हम देखते हैं। पहला होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और दूसरा होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस से ही हम स्टार्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस के बारे में मैं अगर यहाँ पे बताऊं तो नल हाइपोथेसिस इज सेट ऑन आवर क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस। मेरी कुछ क्रिएटिविटी को सोच है कि ये चीज ऐसे हो सकती है, मैंने सोचा कुछ क्रिएटिवली यहाँ पे सोचा, मेरा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका उससे अकॉर्डिंग, तो मैंने कुछ अजम्पशन यहाँ पे रखी। वी कैन आल्सो यूज बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द रिसर्च टॉपिक। जिस भी बारे में मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उसकी कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ और उसके बेस पे मैं एक हाइपोथेसिस यहाँ पे देता हूँ। रिसर्चर कैन यूज एनालॉजी। एनालॉजी का मीनिंग होता है सिमिलैरिटी फ्रॉम सिमिलर सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस। इस तरह की अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है तो उनके सिमिलर सॉल्यूशंस को भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अपने नल हाइपोथेसिस देने के लिए। पर नल हाइपोथेसिस में सबसे मेन चीज हमें याद रखनी है, नल हाइपोथेसिस एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है इसलिए हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं इसमें कि हर चीज इंडिपेंडेंट है, किसी का किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब इसकी एक एग्जांपल, ये जो फिगर बनी हुई है इसको हम थोड़ा सा समझें। इफेक्ट ऑफ बायो फर्टिलाइजर एक्स ऑन प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के ऊपर ये एक्स को मुझे देखना है कि फर्टिलाइजर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो फिगर मैंने ली है, ये एग्जांपल ली है मैंने, ये एक वेबसाइट है मेजर डिफरेंसेस डॉट कॉम, वहां से मैंने इसके रेफरेंस ली है ताकि समझने में हमें इजी हो। तो नल हाइपोथेसिस का मीनिंग है, नल हाइपोथेसिस को क्योंकि हाइपोथेसिस हम एच से डिनोट करेंगे, नल हाइपोथेसिस एच जीरो से हम डिनोट करते हैं। एच जीरो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर एक्स डू नॉट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। कि एक जो एक्स नाम का फर्टिलाइजर है उससे प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। दिस इज माय नल हाइपोथेसिस।
मीन्स फर्टिलाइजर इंडिपेंडेंट है, प्लांट की ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज नल हाइपोथेसिस। और हम नल हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमारा मेन कोशिश ये होती है कि हम नल हाइपोथेसिस को हम मीन्स की गलत साबित कर देंगे। अगर ये गलत साबित हो गया तो हम बढ़ते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 मैंने डिनोट किया। H1 क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर एक्स इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, कि इस फर्टिलाइजर से प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। सो इस तरीके से मेरे माइंड में एक प्रॉब्लम आई, उसके ऊपर मैंने रिसर्च स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैंने नल हाइपोथेसिस लिया। नल हाइपोथेसिस में लिया कि इस चीज का इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज नल हाइपोथेसिस। अब मैं सारा का सारा डाटा उठाऊंगा और नल हाइपोथेसिस के ऊपर मैं रिसर्च करूंगा और मैं सारे का सारा सम या सारे के सारे अपने मॉडल मशीन लर्निंग के मॉडल में बना के डाटा इसमें फीड करूंगा और रिजल्ट्स देखूंगा। अगर वो रिजल्ट्स मुझे ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ, कि जो मैंने एज्यूम किया था कि फर्टिलाइजर एक्स का प्लांट की ग्रोथ पे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सैंपल डेटा 10,000 का मेरे पास सैंपल डाटा आ गया और उस सैंपल डाटा से मुझे पता चल रहा है कि इसका वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस कि मेरा नल हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है। और अगर मेरा नल हाइपोथेसिस सही है तो मैं यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करूंगा और ये मुझे यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया। अब अगर बाय द वे मेरा नल हाइपोथेसिस यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे फॉल्स आ जाता है, अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स आ गया तो मैं मानूंगा कि जो मैंने अज्यूम किया था वो सही अज्यूम नहीं किया था। एक अल्टरनेटिव यहाँ पे मुझे अब ढूंढना पड़ेगा, हम उसको बोलेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हमें कोई रिसर्च की बिगिनिंग करनी है, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन फाइंडिंग सबसे पहले हाइपोथेसिस ही यहाँ पे काम आता है। अब हाइपोथेसिस में एरर भी होती है। सो यहाँ पे दो तरह की एरर है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 एरर का मीनिंग है कि मैंने देखा नल हाइपोथेसिस सही है, जो मैंने नल हाइपोथेसिस अज्यूम किया था इंडिपेंडेंट है हर चीज एक दूसरे से और वो बिल्कुल सही है, फिर भी मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में कुछ बायसनेस आ गई है कि हाँ उसके साथ इसको करके देखेंगे ये सही है। मेरे माइंड में कुछ मीन्स किसी भी तरह की बायसनेस आ सकती है, तो कोई बायसनेस आ गई जिससे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा नल हाइपोथेसिस जो है मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी एरर है क्योंकि स्टार्टिंग में ही मुझे सोल्यूशन मिल गया था और मैंने उस सोल्यूशन को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। सो टाइप टू एरर के लिए मैंने टाइप 1 और टाइप 2 की दोनों की यहाँ पे एक इमेज डायग्राम हम कहें यहाँ पे मैंने रखी है। इस डायग्राम में देखो यहाँ पे लिखा है द ट्रू स्टेट ऑफ नेचर। ग्रीन वाले जो कॉलम्स हैं ये करेक्ट सॉल्यूशन है मेरे, और ऊपर देखो कंक्लूजन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक्सेप्ट द नल या नल को रिजेक्ट करना है। मैंने नल हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और मैंने पाया कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है और मैंने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मैंने पाया नल हाइपोथेसिस ट्रू है और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं करेक्ट कंक्लूजन पे हूँ। पर मेरे एक्सपेरिमेंट ये कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है पर फिर भी मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो इट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। जब मैं एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूंगा इसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। और अगर मेरा नल हाइपोथेसिस फॉल्स आ गया और फिर भी मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे टाइप 2 एरर, कि नल हाइपोथेसिस मेरा फॉल्स था और मैंने मान लिया कि मैंने फिर भी उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो ये मेरी टाइप 2 एरर गिनी जाएगी। और अगर मैं उसको रिजेक्ट करूं, रिजेक्ट द नल कर रहा हूं, और अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है तो वो मेरा करेक्ट कंक्लूजन है। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस में यहाँ पे दो तरह की एरर्स होती हैं। तो जब भी हम मशीन लर्निंग यहाँ पे करेंगे, मशीन लर्निंग में हम हर चीज प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्ट का मीनिंग है कि मुझे अभी एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं पता, मैं यहाँ पे हाइपोथेसिस ही दे रहा हूँ। सो
हाइपोथेसिस समझाने का स्टार्टिंग में मेरा यही मकसद है कि आपका माइंड ओपन होना चाहिए कि ये आखिर वर्ड है क्या। तो हम यहाँ पे आते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। क्लासिफिकेशन का मीनिंग है कि मेरे पास मल्टीपल चीजें पड़ी हैं, जैसे चार अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। पहला ऑब्जेक्ट बॉल है, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा बैट है, तीसरा ऑब्जेक्ट मेरा हॉकी है, और चौथा ऑब्जेक्ट मेरा मैं कोई और मैं मान लो कोई टॉय है। तो मेरे चार अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट पड़े हैं। तो मैंने उनको क्या कर दिया कि लेबल लगा दिया, दिस इज हॉकी, दिस इज बैट, दिस इज बॉल, दिस इज टॉय। सो जब मैं लेबल्स लगा देता हूँ, इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और जो रियल वर्ल्ड में अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं, तो जब भी एक ईमेल आती है, ईमेल में क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ये डिटेक्ट करती है ईमेल स्पैम है या इनबॉक्स है। अगर वो स्पैम है तो वो स्पैम फोल्डर में चली जाएगी ऑटोमेटिकली, और अगर वो स्पैम नहीं है तो वो आपके इनबॉक्स में दिखेगी। उसी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी ने डिटेक्ट किया है कि ट्रांजैक्शन हुई है, वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन तो नहीं है, वहां चेक लगा दिया यस और नो। उसी तरीके से ट्यूमर, किसी का ट्यूमर है या नहीं है, अब ट्यूमर की यहाँ पे टाइप्स है मैलिगेंट और बेंजिन। तो अगर मैलिगेंट है या बेंजिन है तो यहाँ पे ये मेरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गई। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे दो तरह की होती है। पहली क्लासिफिकेशन होती है बाइनरी क्लासिफिकेशन, और दूसरी होती है मल्टी क्लास। बाइनरी का मीनिंग है यहाँ ट्रू या फॉल्स दो ही चीजें मेरे पास, थर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। मेरी जो क्लासिफिकेशन है, मैं क्लासिफिकेशन को ले रहा हूँ वाई बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मीनिंग होता है बिलोंग्स। वाई बिलोंग्स टू जीरो या वन। सिर्फ दो ही चीजें हैं, यहाँ जीरो होगा या वन होगा। जीरो का मीनिंग होगा ये एक नेगेटिव क्लास है, जैसे ईमेल स्पैम है, और वन का मीनिंग होगा पॉजिटिव क्लास, जैसे कि ये स्पैम नहीं है, ये इनबॉक्स में जानी चाहिए। सो मेरे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन में दो चीजें होती हैं। अगर मैं मल्टी क्लास बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो मेरे पास मल्टीपल क्लासिफिकेशन थिंग्स हो सकती हैं, और हर नंबर एक डिफरेंट क्लास को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हमने देखा बाइनरी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। अब हम थोड़ा सा और इनको डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। तो मैंने देखा कि ट्यूमर का साइज के हिसाब से मैं यहाँ पे ग्राफ ले रहा हूँ। क्या ये मैलिगेंट है? मैलिगेंट यस का मीनिंग हो गया वन, अगर नहीं है तो ये बेस लाइन जीरो। मैंने टेस्टिंग करी, कुछ रिजल्ट मेरे इस लाइन पे आ गए और कुछ रिजल्ट मेरे इस लाइन पे आ गए। सो मेरे पास रिजल्ट या तो इस लाइन में है या तो इस लाइन में है। अब मैं बात करूं कि मैंने इसके ऊपर रिग्रेशन यूज करनी है, मुझे प्रेडिक्शंस करनी है। अगर मुझे प्रेडिक्शन करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसी रिग्रेशन लाइन यहाँ पे फिट करने की कोशिश करूंगा। दिस इज लीनियर रिग्रेशन। सो लीनियर रिग्रेशन को मैं इस तरीके से फिट कर रहा हूँ। एच का मीनिंग है हाइपोथेसिस को मैं डिनोट कर रहा हूँ। मैं एक हाइपोथेसिस यहाँ पे बना रहा हूँ जिसका मैंने दे दिया थीटा टी एक्स को भी नाम दे दिया। जब सिंपल सी बात करें, मैं यहाँ पे इसको लीनियर रिग्रेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। थ्रेशोल्ड क्लासिफायर की जो आउटपुट होगी एच थीटा एक्स, क्योंकि ये होगी मेरी 0.5, क्योंकि मेरे चार केसेस जीरो पे हैं और चार ही केसेस वन पे हैं, तो इनकी एवरेज मेरी आई 0.5। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि 0.5 मेरी मिड वैल्यू है। अगर 0.5 या उससे बड़े वैल्यू आ रही मेरी हाइपोथेसिस की, तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा y की वैल्यू 1, इसको ट्यूमर है। अगर इसकी वैल्यू 0.5 से कम आ रही है तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा y की वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक बेस नंबर, एक सेंटर पॉइंट ले लिया मैंने 0 और 1, क्योंकि वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। तो 0 और 1 का मैंने एक सेंटर पॉइंट ले लिया 0.5। अगर वैल्यू 0.5 से ज्यादा आ गई मेरी रिग्रेशन में, मैंने रिग्रेशन का कोई फॉर्मूला लगाया, वैल्यू 0.5 से ज्यादा है तो दैट इज यस।
अगर 0.5 से छोटी है तो दैट इज नो। तो ये बहुत इजी हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया। अब मैं बात करूं कि हम लीनियर रिग्रेशन क्यों नहीं यूज कर सकते क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में। लीनियर रिग्रेशन में सबसे पहली बात हम लेते हैं कि लीनियर रिग्रेशन में जब मेरी लाइन आगे बढ़ती जाएगी, एक स्लोप पे आगे बढ़ती जाएगी, वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आती रहेंगी। पर क्लासिफिकेशन क्या रही, वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। 0 और 1 के अलावा मुझे और कोई वैल्यू चाहिए ही नहीं। अगर मुझे कोई और वैल्यू चाहिए ही नहीं तो वो मेरी लाइन का स्लोप बहुत बड़ा होता जाएगा और मेरे पास कोई वे नहीं है उसको हैंडल करने का। इसलिए यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन हम यूज नहीं करते हैं। सो वी नीड अदर वेज टू रिजॉल्व क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एज लीनियर रिग्रेशन इज नॉट फिट देयर। लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे फिट नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन अगर नीचे कोई लाइन चली गई तो माइनस में इन्फिनिटी तक जाती है, अगर ऊपर को चली गई वो प्लस में इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को क्लासिफिकेशन में बिल्कुल भी यूज नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं हम यूज करते हैं उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हम क्लासिफिकेशन का सबसे पहला यहाँ पे एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, इसको एल्गोरिथम कह ले, इसको प्रोसेस कह लें। सो सबसे पहली प्रोसेस है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यहाँ पे इस चार्ट में हम थोड़ा समझते हैं जो हमारी लीनियर रिग्रेशन है, ये वाली जो ब्लू लाइन गई है, दिस इज लीनियर रिग्रेशन। जो स्ट्रेट आगे बढ़ती जाएगी या पीछे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। और लीनियर रिग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, y इक्वल टू बी नॉट प्लस बी प्लस एक्स। या मैंने आपको बताया था कि ये कांस्टेंट होता है प्लस एम एक्स, ये b1 मेरी स्लोप होती है। तो ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले लें, ये मेरा c कांस्टेंट है। और प्लस x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है m ले लें या b1 ले लें। सो हमारे अलग अलग लोग इसको अलग अलग वे से यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिया गया है b1, तो मेरा लीनियर मॉडल बना y इक्वल टू b0 b1 x। और ये मेरी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करता है, तो मैं क्या यहाँ पे यूज करता हूँ, ये मेरी वैल्यू 0 है, ये मेरी वैल्यू 1 है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करता हूँ जिसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन, या इसको हम लॉजिस्टिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये रेड में लाइन देखो, ये रेड वाली लाइन, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये कभी भी 1 के साथ नहीं मिलती, जब ये इन्फिनिटी होगा तो ये 1 से मिलेगी। उसी तरीके से बॉटम पॉइंट अगर नीचे माइनस इन्फिनिटी होगा तब ये 0 से मिलेगी। ये हमेशा 0 और 1 के बीच रहेगी, चाहे जितनी मर्जी वैल्यूज आ जाए। तो इसका सेंटर पॉइंट हम ले लेते हैं 0.5। तो 0.5 से ऊपर वाली वैल्यू मुझे प्रेडिक्ट करेगा y की वैल्यू, क्योंकि y मेरा इस लाइन में है। सो y प्रेडिक्ट हो जाएगा 1 अगर x की वैल्यू 0.5 या उससे बड़ी है। अगर 0.5 से छोटी है तो मैं उसको प्रेडिक्ट करूंगा 0। और जो लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम थी कि ये वैल्यू बहुत बड़ी 10 100 1000 तक जा सकती है लाइन, वो लाइन 1 पर इन्फिनिटी पे मर्ज हो गई। सो 0.5 से सारी की सारी बड़ी वैल्यूज मेरी आ जाएंगी 1 में, और 0.5 से छोटी वैल्यूज सारी की सारी आ जाएंगी 0 में। सो दिस इज सिग्मॉइड फंक्शन। और सिग्मॉइड फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, तो हम यहाँ पे p यूज करते हैं, p फॉर प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/1 प्लस e। और e की पावर माइनस में मैंने ली, ये प्लस और माइनस में वैसे जाती है, मैंने माइनस में यहाँ पे ले रहा हूँ। अब ये कौन सा फॉर्मूला, ये मेरा लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला, दिस इज y की वैल्यू b0 v1 x, तो वो मेरी e की पावर में आ गई, e फॉर एक्सपोनेंट। जब मेरी ये एक्सपोनेंट की पावर में ये वैल्यू आ गई तो इट मीन्स कि ये जो 1 बाय करके मैं लिख रहा हूँ, तो ये मेरा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू आएगी, ये कभी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ पे समझना है, और इसका फॉर्मूला थोड़ा सा हमें इसका आइडिया होना चाहिए। हमें
बने बनाए वहाँ पे फंक्शंस मिलते हैं पाइथन में, और पाइथन में और इसमें अगर मैं बात करूँ एज़्योर मशीन लर्निंग में, वहाँ भी इसके बने बनाए फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है एमएल स्टूडियो में। और अगर मैं बात करूँ आर लैंग्वेज की, तो आर में भी ये इसके बने बनाए फंक्शंस अवेलेबल है। बस हमें इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है ये वर्क कैसे करती है। तो सिगमेंट फंक्शन होने के कारण ये कभी ना तो 1 से बढ़ सकती है वैल्यू, ना कभी 0 से नीचे आ सकती है। ये मुझे वैल्यू या 0 देगी या तो 1 देगी, बेस्ड ऑन जो मैंने 0.5 एक वैल्यू सेट कर दी है। 0.5 से बड़े बड़े मेरे 1 हो गए, और 0.5 से छोटे सारे के सारे यहाँ पे 0 हो गए। तो अब हम इसको हम देखें, इसका इंटरप्रिटेशन देखें कैसा होता है। तो एच थीटा एक्स का मीनिंग है, ये मेरा एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी है। मैं प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एस्टिमेट कर रहा हूँ कि y की वैल्यू 1 है अगर इनपुट मैं x की देता हूँ तो। एग्जाम्पल, अगर x की वैल्यू सपोज करते हैं x नोड या x1, दो ही वैल्यू है x नोड या x1, सो इट कैन बी 1 और द ट्यूमर साइज। सो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 1, तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, हाइपोथेसिस मैंने दिया, हाइपोथेसिस की मेरी वैल्यू 0.7 अगर सॉल्यूशन में निकलती है, हाइपोथेसिस ऑफ x इक्वल टू 0.7। 0.7 को हम किस वे से हम डिनोट करेंगे? 0.7 का मीनिंग है पेशेंट टेल पेशेंट दैट 70% चांस ऑफ ट्यूमर बीइंग मैलिजेंट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, जब हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच आती है। 0 का मीनिंग है कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, और 1 का मीनिंग है कि ये चीज श्योरली होगी, और 0.7 का मीनिंग होगा 70% ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे ये जो हमें हाइपोथेसिस दे रहा है, ये हमें एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू यहाँ पे देता है, इतने परसेंट चांसेस है इसके ये चीज होने के। तो इसका फॉर्मूला हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, हाइपोथेसिस ऑफ x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग x इक्वल टू थीटा। इस x हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज करते हैं, तो इसका मीनिंग होता है कि प्रोबेबिलिटी दैट y इक्वल टू 1 गिवन x पैरामीटराइज्ड बाय थीटा n। तो एक पैरामीटर है थीटा n, जो x की वैल्यू अगर थीटा है तो y की वैल्यू 1, ये मैं यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ। y की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, क्योंकि मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन यहाँ यूज करता हूँ। अगर प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम देखो प्लस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी y, या तो थीटा के अगर x का पैरामीटर थीटा है, y की प्रोबेबिलिटी 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y, अगर y की वैल्यू 1 है और x थीटा है, तो दोनों का सम हो गया इक्वल टू 1। तो ये प्रोबेबिलिटी में हम इसको इस तरीके से देखते हैं, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी हमेशा मुझे 1 आंसर ही देती है। सो y की वैल्यू चाहे 0 है या y की वैल्यू 1 है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उनका आंसर 1 आएगा। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, अगर रेन की प्रोबेबिलिटी मेरी 0.7 है, तो नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी 0.3 हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन प्लस नॉट रेन इक्वल टू 1, 0.7 प्लस 0.3 इक्वल टू 1। इसीलिए प्रोबेबिलिटीज होने की और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का दोनों का अगर हम सम करेंगे, उसकी वैल्यू मेरी हमेशा 1 आएगी। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर सकता हूँ कि अगर मैं ये प्लस पी वाई इक्वल टू 1 वाली चीज मैं इक्वल टू की उस तरफ भेजूंगा, तो अगर ये यहाँ प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया कि प्रोबेबिलिटी y की 0 है गिवन x का पैरामीटर थीटा है। उसका मीनिंग है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ y पता है, y 1 है, x थीटा है, और मैं 1 में उसको माइनस कर दूंगा, तो ये सिंपल एक मेरी मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 गिवन कि पैरामीटर
x is theta equal to 1 minus of probability of y equal to 1 given x is theta. So क्योंकि y की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, तो ये यहाँ पे बहुत इजीली ये इजी मैथ यहाँ पे ये समझाया गया है। बट अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इन चीजों को लेके, तो अगर आप सीधा का सीधा प्रोग्रामिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको बस एक आइडिया होना चाहिए। अगर आप को ज्यादा मैथमेटिकल में नहीं जाना चाहते, आप सीधा प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइपोथेसिस आउटपुट में बस इतना आइडिया होना चाहिए कि ये मुझे एक प्रोबेबिलिटी देता है, और प्रोबेबिलिटी के जो चांसेस होने के होते हैं वो नहीं होने के चांसेस में 1 माइनस नहीं होने के चांसेस होते हैं, या प्रोबेबिलिटी कि कुछ इवेंट होगी और कुछ इवेंट नहीं होगी, दोनों को अगर हम प्लस कर लेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। सो हम इजीली हम इस चीज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं आज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम सिग्मॉइड फंक्शन को यूज करते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अगर मैं यहाँ पे देखूं, मेरा हाइपोथेसिस ऑफ एक्स के मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने हाइपोथेसिस ऑफ एक्स लिया और मैंने एक जी का वेरिएबल ले लिया, जी के थीटा ट्रांसपोज एक्स। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरी वैल्यू बन रही है, ये बन रही है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू y इक्वल टू 1 वेयर x इज थीटा, या x का पैरामीटर अगर थीटा हो गया तो ये मेरी वैल्यू इस तरीके से बन रही है। तो ये एक जस्ट एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ पे डायग्राम पे देखूं तो जो मेरा सिग्मॉइड फंक्शन बनेगा ना, इसका एक सेंटर पॉइंट लेना है मुझे। मैंने सेंटर पॉइंट को इस तरीके से डिफाइन किया, जो नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं जो नीचे स्लोप जा रही है सेंटर से नीचे, वो मैं इस तरफ लेफ्ट साइड लूंगा, और स्लोप से आगे वाली वैल्यूज को मैं यहाँ पे राइट साइड लूंगा। तो ये मेरा इस सिग्मॉइड फंक्शन यहाँ से मिल गया, और 1 और 0 के बीच ये लाई करेगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो था 1/1 प्लस e की पावर, ठीक है, प्लस और माइनस की ये पावर होती है, ये सेट में मान लेता हूँ। जेड मेरी जो लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला था, दैट इज बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ। मैं अब सपोज करता हूँ, मैं एक यहाँ पे सपोजिशन दे रहा हूँ, प्रेडिक्ट करते हैं y इक्वल टू 1 है अगर हाइपोथेसिस ऑफ x की वैल्यू 0.5 या उससे बड़ी है तो y 1 हो जाएगा, अदरवाइज y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये काफी सारा यहाँ पे हमें फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, तो मैं सिंपल सी बात इतना इसमें हमें इतना समझना है कि y की वैल्यू 1 का मीनिंग है कि मेरा हाइपोथेसिस का जो रिजल्ट आ रहा है वो 0.5 या उससे बड़ा है, और y की वैल्यू 0 का मीनिंग है कि मेरे जो हाइपोथेसिस का रिजल्ट आ रहा है वो 0.5 से छोटी है। सो दिस इज माय लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये फॉर्मूला जो आगे डिफाइन किया गया है, ये हमें इतना भी स्टडी करने की इतना यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे मेरा ये प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होगा और ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग में मुझे बनी बनाई मिल जाएंगी। तो यहाँ पे बस हमें यही देखना है कि ये जो मिड वैल्यू हम इसको इस वे से डिफाइन करते हैं। यहाँ ये मिड वैल्यू 0.5 बनती है, ये सेंटर पॉइंट पे हम ऐसे लाइन लगाते हैं, सेंटर में लाइन होती है, और इसके लेफ्ट साइड वैल्यू 0.5 से नीचे वाली होती है, इसके राइट साइड वैल्यूज 0.5 के आगे वाली फंक्शन ये 1 के साथ इन्फिनिटी में जाके मिलती है, और ये 0 के साथ माइनस इन्फिनिटी में जाके मिलती है। तो ये कभी भी इसको टच नहीं करेगी लाइन, और ये कभी भी इसको टच नहीं करेगी, इसके साथ साथ चलती रहेगी, बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगी। जब हम रिग्रेशन करते हैं लॉजिस्टिकल रिग्रेशन, तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिसीजन बाउंड्री। डिसीजन बाउंड्री का मीनिंग है कि मेरे पास मल्टीपल चीजों को मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ,
जैसे मैं इस डायग्राम में देखो, मेरे पास क्रॉस और सर्कल दो चीजें हैं। अगर क्रॉस और सर्कल दो चीजें हैं तो क्रॉस और सर्कल के बीच में ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। दिस इज माय डिसीजन बाउंड्री। यहाँ पे देखो y की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से चली, और ये मेरा x2 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। ये वैल्यू 1, 2, 3 इस तरीके से चली। तो यहाँ पे मेरा हाइपोथेसिस फंक्शन जो ये कहता है, अगर क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं, तो अगर आपने मल्टी क्लास रिग्रेशन का वो टॉपिक पढ़ा था, तो उसका फॉर्मूला था थीटा 0 कह दें या बीटा 0 कह दें, v0 प्लस b1x1 प्लस b2x2, और ये मल्टीपल जितने मर्जी हो सकते हैं। तो मेरे पास मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पे हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि मेरे पास मल्टीपल पैरामीटर्स है, x1 भी है, x2 भी है। तो x1 मैं यहाँ पे x1 x2 लेके मल्टीपल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं प्रेडिक्शन कैसे करूंगा। अब सपोज करो जो थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है, क्योंकि ये चीज मुझे ऑलरेडी डाटा में मिली होगी। वो गिवन अगर है कि x जो थीटा 0 है, जो मेरा कांस्टेंट वेरिएबल है वो -3 है, x जो बढ़ रहा है उस x की ग्रोथ 1 है, x1 की ग्रोथ 1 है, x2 की ग्रोथ 1 है, तो ये मेरा फॉर्मूला बना -3, 1 और 1। मैं वैल्यू इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ कि मैं प्रेडिक्ट करूंगा y की वैल्यू 1 है अगर ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया जो मुझे गिवन वैल्यू थी -3 प्लस x1, क्योंकि थीटा 1 है, 1 इंटू x1 ही बनेगा। उसी तरीके से थीटा 2 गिवन है 1 है, तो 1 इंटू x2 बनेगा। सो -3 प्लस x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, मैं -3 को इस तरफ अगर ले गया तो इस तरफ जाके ये +3 बन जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला बना x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इक्वल टू 3 डिफाइन किया, यहाँ भी 3 डिफाइन किया और यहाँ भी 3 डिफाइन किया, क्योंकि x1 और x2 का सम 3 है। तो ये मेरा 3 और ये मेरा 3, ये मेरा डिसीजन बाउंड्री हो गई, और इसके बीच मैंने लाइन लगा दी। इससे ऊपर वाले जो 1, ठीक है, ये मेरे y की वैल्यू 1 हो गई, और इस लाइन के नीचे वाले ये मेरी y की वैल्यू 0 हो गई। सो दिस इज माय डिसीजन बाउंड्री। तो जब भी मुझे डिसीजन बाउंड्री यहाँ पे निकालनी होती है, तो इस तरीके से ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करता है। तो हाइपोथेसिस ऑफ एक्स में मैंने ये मल्टी पैरामीटर की यहाँ पे इक्वेशन लगा दी। सो मल्टी पैरामीटर इक्वेशन में जो मुझे वैल्यूज गिवन थी ये कांस्टेंट है, और दो वैल्यूज गिवन है, और दो वैल्यूज का जो भी ग्रोथ रेट है मैंने लगा दिया। उस ग्रोथ रेट के हिसाब से मुझे पॉइंट मिल गया, x1 और x2 का सम क्या आएगा, जो भी इन दोनों का सम आएगा उन सम के बीच पॉइंट्स लगा के मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। सो ये डिसीजन बाउंड्री बहुत सिंपल सा ये यहाँ पे सम है। और डिसीजन बाउंड्री जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में निकलेगी, कई बार इक्वेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, अगर इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, इट इज नॉन लीनियर। अगर नॉन लीनियर ग्राफ बन रहा है तो मैं दो पैरामीटर और यहाँ पे लेके चलता हूँ। आई हैव 2 मोर पैरामीटर्स, क्योंकि ये इस कॉलम में भी आ गया, इस कॉलम में भी आ गया, वैल्यूज इसमें भी आ रही हैं, वैल्यूज इस क्वाड्रेंट में भी आ रही हैं। सो चारों क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यूज हैं। चार क्वाड्रेंट में वैल्यू है, तो ये मेरे पास थीटा 4 तक है। थीटा नॉट मेरा कांस्टेंट है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4। सो चार क्वाड्रेंट है, तो मेरे चार थीटा बन गए, x1 x2 x3 x4, और ये मेरे चार बन गए। और इट मीन्स मुझे अब थीटा के चार वैल्यूज यहाँ पे टोटल 5 वैल्यू गिवन होंगी। थीटा 0 की वैल्यू गिवन होगी, सो थीटा 1 2 जो भी वैल्यू गिवन होगी, तो मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज लगा दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने -1 गिवन थी, थीटा 0 मेरा -1 है, थीटा 1 x1 मेरा 0 था, तो x1 0 से मल्टीप्लाई होकर ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी पूरा कैंसिल हो गया। थीटा 3 1 है, तो मैं इसको x2 को सिंपल ले लेता हूँ,
ठीक है, और ये x2 का 2 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो मेरी इक्वेशन बनी कि मैं प्रोडिक्ट कर रहा हूँ कि y की वैल्यू 1 है अगर ये वैल्यू -1 प्लस x2 प्लस x2 का 1 x2 का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और मैं ये -1 इस तरफ लेके जाऊंगा, तो ये मेरे क्या बनी, x1 और x2 का जो सम आ गया वो मेरा यहाँ पे 1 आ गया। और यहाँ पे एक चीज देखो, ये यहाँ पे ये 2 ये लग रहा है, ये स्केयर वेरिएबल्स मैंने ऐड किए थे, दिस आर स्केयर वेरिएबल्स। तो अगर ये स्केयर वेरिएबल हैं तो x1 का स्केयर और x2 का स्केयर, ये मेरा बना x1 का स्केयर x2 का स्केयर इक्वल टू 1, ये मेरा सर्कल का फॉर्मूला होता है कि x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज माय सर्कल फॉर्मूला। तो मैं क्या करूंगा, 1 1 1 1 इन सबको पॉइंट लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। इस सर्कल से बाहर जो है दैट इज y इक्वल टू 1 है, इस सर्कल के अंदर है दैट इज y इक्वल टू 0। तो जब मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनी, तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनने पे मैंने जिस स्केयर वाले पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट किए और जो मेरे पास वैल्यूज गिवन थी उनको इक्वेशन में डाला, और ये मेरा सर्कल का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, और डिसीजन बाउंड्री मेरी यहाँ पे सर्कुलर है, दिस इज नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री। तो इस तरीके से मल्टीपल कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज हो सकते हैं, ओवल, हाइपरबोला, पैराबोला, मल्टीपल शेप्स की बाउंड्रीज यहाँ पे बन सकती है। और ये सारी की सारी चीजें मुझे मेरा प्रोग्राम ही दे देते हैं, जे सिर्फ और सिर्फ हमें इन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना। तो as mentioned before, logistical regression can handle any number of numerical and categorical values. तो ये कोई भी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कैटेगरिकल वैल्यूज रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बना, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई माइनस, और ये क्योंकि मल्टीपल पैरामीटर्स हैंडल कर सकता है, तो बी नोट मेरा कांस्टेंट होगा b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 अप टू मैं p तक लेके चलता हूँ, p कैन बी एनी नंबर। सो ये मेरा लॉजिस्टिकल रिग्रेशन का जो फाइनल इक्वेशन यहाँ पे बन गया। सो लॉजिस्टिकल रिग्रेशन के बाद हमें एक और मेन टॉपिक यहाँ पे समझना है, दैट इज लॉग ओड्स, या इसको हम लॉगिट फंक्शन भी बोलते हैं। आखिर ओड होता क्या है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, चीज या तो सक्सेस होगी या तो फेल होगी। अगर सक्सेस हो गई जैसे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने ले ली 0.8 है, अगर प्रोबेबिलिटी 0.8 आ गई तो सक्सेस हुई। तो फेल होने के क्या चांसेस हुए, 1 माइनस पी दैट इज 0.2। इट मींस कि 80% चांस है सक्सेस होने के और 20% चांस है फेल होने के। तो हम इसको एक फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज को जैसे अगर डिवाइड करें, तो p डिवाइड बाय 1 p बना, और जब मैं प्रोबेबिलिटी होने की, सक्सेस की और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को डिवाइड करता हूँ, तो मुझे इस तरीके से मैंने डिवाइड करके यहाँ पे मेरा, अगर मैं आंसर चेक करूँ, यहाँ पे आंसर आ गया 4। तो मेरी क्या है, सक्सेस टू फेलियर रेशियो है 4:1। तो मैंने यहाँ पे निकाली रेशियो ऑफ सक्सेस टू फेलियर। तो मेरा प्रोबेबिलिटी का जो यहाँ पे जो सम बना दैट इज ई बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई बीटा 0। तो ये मेरा लॉग लॉग का फंक्शन बना प्रोबेबिलिटी होने की, और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का 1 माइनस पी इक्वल टू 1 प्लस, ऊपर भी 1 प्लस ये प्रोबेबिलिटी होने की और माइनस ये नहीं होने की। इस तरीके से मेरा ये सम यहाँ पे बन गया। ठीक है, क्योंकि 1 का मीनिंग क्या हुआ, 1 सेम वैल्यू 1 प्लस ई, ये वैल्यू मैंने ऊपर और नीचे रख दी। 1 का मीनिंग ये होगा कि दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो दोनों ऊपर नीचे से कट करके 1 ही आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया। सो मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी का इस तरीके से बना, और इसको हम डिटेल में समझते हैं थोड़ा। तो डिटेल में जब मैंने समझना है ओड्स को, तो ओड्स का मीनिंग क्या है, ओड्स आर रेशियो ऑफ समथिंग हैपनिंग दैट इज माय टीम विनिंग टू समथिंग नॉट हैपनिंग दैट इज माय टीम नॉट विनिंग। तो
मेरी टीम के जीतने के चांसेस को मैं यहाँ पे ब्लू डॉट से ले रहा हूँ और मेरी टीम के जो जीतने के चांसेस या मीन्स जहाँ जीतने के चांसेस नहीं है उनको मैं रेड डॉट से ले रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरी टीम का ये जो हैपनिंग है, समथिंग जो हैपन हो चुकी है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। सबसे पहली चीज जो ओड्स है ये ऑलरेडी हो चुका है, ये डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है और इतनी बार मैचेस हुए। टोटल कितनी बार मैचेस हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 मैचेस में से 5 बार मेरी टीम जीती और 3 बार नहीं जीती। तो मेरी जो ओड्स किस वजह से निकलेगी? मैंने ओड्स निकाला कितनी बार जीते और कितनी बार नहीं जीते। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 5/3। सो प्रोबेबिलिटी इज रेशियो ऑफ समथिंग हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है कि रेशियो होती है कि जो किसी चीज के होने की टू एवरीथिंग दैट कुड हैपन। सो एवरीथिंग दैट कुड हैपन मींस टोटल मैचेस कितने हुए? 8 हुए। 8 में से 5 बार जीता, सो इट इज 5 डिवाइड बाय 8। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस ओड्स और प्रोबेबिलिटी में। ओड्स में क्या हुआ? जितने जीते और डिवाइड बाय कितने हारे। सो 3 हारे और 5 जीते, इट इज 5 डिवाइड बाय 3। दिस इज ओड्स। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग जो नीचे टोटल नंबर ऑफ चांसेस हुए, टोटल 8 मैचेस हुए और 8 में से 5 जीते। सो दिस इज माय विनिंग प्रोबेबिलिटी 5/8। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड ऑड्स। तो यहाँ पे आई थिंक क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं इन प्रीवियस एग्जांपल ओड्स आर इन फेवर ऑफ माय टीम। ओड्स क्योंकि मेरी टीम के फेवर में थे, 5 डिवाइड बाय 3 में आंसर निकाला 1.7। thus we see that the odds are in favor of my team winning। पर जब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी मेरी कम निकली। टोटल 8 मैचेस में से 5 जीते हैं, इट बिकम्स 5 डिवाइड बाय 8 और इट बिकम्स 0.6 62.5% ऑफ चांसेस मेरे जीतने के यहाँ पे निकले हैं। तो सो बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। सो हमें यहाँ पे ये समझना है ओड्स और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे अगर हम देखें ये 5 डिवाइड बाय 3 1.7, ये मेरे ओड्स की वैल्यू आई थी, ये मेरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई थी 5/8 इन 0.625। और मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या निकल के आ रही? मैंने 3 हारे थे 8 मैचेस में से, इट इज 3/8, इट्स 0.375। अब हम यहाँ पे एक चीज नोट करते हैं, we could also calculate probability of losing as। मैं probability of losing इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, 1 minus probability of winning। so probability of winning थी मेरी 5/8, so 1 minus probability of winning is 1 minus 5/8, it becomes so 3/8। और 3/8 का अगर मैं रिजल्ट लिखूं, रिजल्ट बिल्कुल सेम आया 0.375। चाहे हम इस तरीके से निकालें कितने हारे और टोटल, या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग करके। सो दोनों केस में मेरा आंसर सेम आता है। अब हम यहाँ ऑड्स की बात कर रहे हैं, तो आखिर ऑड्स से इसका रिलेशन क्या है? हम या तो सीधा ही ऑड्स निकाल सकते हैं इस तरीके से, मैंने इतने जीते और इतने हारे 5/3 1.7, या दूसरा तरीका मैंने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मेरी ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ये है, मैं दोनों की रेशियो निकाल देता हूँ। मैं रेशियो निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है मेरी 5/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग है 3/8। अगर मैं दोनों को के रेशियो निकालूं, इट बिकम्स 5/3, इट बिकम्स 1.7। और यही जो मैं ओड्स की वैल्यू बिल्कुल डायरेक्टली निकाल सकता था, मैंने इतने जीते इतने हारे इस तरीके से जो मैंने वैल्यू निकाली, और मेरे ये प्रोबेबिलिटी की रेशियो लेके वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये दोनों चीजें सेम है। तो इसमें कभी हमें कंफ्यूज नहीं होना। सो जो मुझे ओड्स के रेशियो मुझे दे रही है विनिंग टू लूजिंग, वही वैल्यू मुझे प्रोबेबिलिटीज को डिवाइड करके मिल रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। सो प्रोबेबिलिटीज की रेशियो और ओड्स हमेशा सेम वैल्यू देते हैं। सो नोट आउट देयर इज इन वाइल्ड वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स यू विल ऑफन सी दिस फॉर्मूला। हमें ज्यादातर यही फॉर्मूला देखने को मिलता है
द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग नहीं है तो मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। मेरे पास एक ही प्रोबेबिलिटी गिवन है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग डिवाइड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। सो इस तरीके से ये मेरा वैल्यू इस तरीके से डिफाइन हो जाती है। और इसको सिंपलीफाइड वर्जन में अगर मैं लिखूं, इस रेशियो इस तरीके से बन जाती है, दिस इज पी, P is probability divided by 1 minus P. So this is probability of winning and this is probability of losing, where P is the probability of the winning. तो 1 minus P अपने आप ही हो गया probability of losing. तो इस रेशियो को हम इस वे से डिफाइन करते हैं। इसको हम थोड़ा नंबर लाइन में सोचेगा, तो जब हम इसको नंबर लाइन में लिखते हैं तो अगर मेरी विनिंग के अगेंस्ट आ गया तो जो स्टार्टिंग वैल्यू मैं वैल्यू लेके चलता हूँ 40% तक, तो जो है 4 वैल्यू तक तो ओड्स अगेंस्ट विनिंग, ये विनिंग के मेरे अगेंस्ट वैल्यूज आ गई। और इसके बाद इन्फिनिटी तक की वैल्यूज जो मेरी आ गई ओड्स इन फेवर ऑफ विनिंग। सो इस तरीके से मेरा ये डाटा मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। सो क्लासीफाई मैंने विनिंग और लूजिंग दो में किया, तो ओड्स अगेंस्ट विनिंग मेरे यहाँ पे 0 to 4 की वैल्यू मैंने डिफाइन करी। अगर 4 से ज्यादा वैल्यू है और ये इन्फिनिटी तक हो सकती है, ओड्स इन फेवर ऑफ विनिंग। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, और कई जगह पे तो यही डिफाइन किया जाता है कि जो ओड्स अगर 0 to 1 है तो उसका मीनिंग है फेलियर, और 1 से इन्फिनिटी का मीनिंग है विनिंग। सो ये अलग अलग जगह अलग अलग टर्म यूज होती है। अब चाहे ये मान लो कि 0 अगर 0 और 1 के बीच है तो दैट इज फेलियर, और 1 से इन्फिनिटी तक है तो दैट इज विनिंग। अगर मैं जिस भी मर्जी से मान तरीके से देखूं, मेरी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको अगर मैं इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन लगाना चाहता हूँ तो ये बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लॉग ऑफ फोर्स को यूज करते हैं। जब मैं log ऑफ फोर्स को यूज करूंगा तो log की वैल्यू जो होती है बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि जो log की वैल्यू है, log ऑफ odds अगेंस्ट विनिंग है, सो इट्स -0.3, -0.2, -0.1, 0.1, 0.2, ये बहुत धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ती हैं। तो इससे यहाँ पे मेरे पास पिक्चर क्लियर हो जाती है कि अगेंस्ट विनिंग के ये नंबर्स अप टू 0, सारे नेगेटिव जो नंबर्स आएंगे दैट इज अगेंस्ट विनिंग, और जो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे सो दैट इज इन फेवर ऑफ विनिंग। सो ये लोगरिथम्स बहुत स्लो ग्रो करता है, इसलिए हम लॉग ऑफ ओड्स को यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब हम इसी पे आ जाते हैं, दोबारा से वही एग्जांपल देखते हैं कि मेरे ये लॉग ऑफ विनिंग क्या आया था, 5 डिवाइड बाय 3.1.7। अगर मैं इसको log ऑफ ओड्स लेता हूं तो log ऑफ ओड्स का मीनिंग होगा log ऑफ 5 डिवाइड बाय 3। सो या तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो ये जो भी डाटा बना मेरा आंसर तो 1.7 था, log ऑफ 1.7 मेरा आंसर आ गया 0.53। सो log ऑफ ओड्स जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट करे वो आ गया 0.53। उसी तरीके से ये जो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग थी दैट इज 5/8। सो ये सारा का सारा फॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पे हमने लगा दिया, और सिंपल सी बात यहाँ पे है कि द log ऑफ द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड logit। अगर ये जो प्रोबेबिलिटीज की रेशियो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, अगर इसकी मैं रेशियो का log निकाल दूंगा तो इसको हम बोल लेंगे logit function, and forms the basis of logistic regression। और ये जो फंक्शन है ये logistic regression का बेस फंक्शन है। So I mention it because if you do logistic regression you will see it a whole lot, so it's not a big deal। So logistic regression में ये बहुत ज्यादा यूज में आता है logit function। So हमें यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फॉर्मूला देखा, और लोग यहाँ पे हमें लॉगिट फंक्शन का ये फॉर्मूला देखा, और कैसे ये सारा कैलकुलेट होता है हमने बहुत डिटेल में यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड किया है।
आई होप इसको आप बार बार वीडियो को चाहे रिपीट करके देखिए तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये किस तरीके से आगे बना है। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि दिस मेक्स log of odds यूजफुल फॉर सॉल्विंग सर्टेन स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स। जिस स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है, स्पेशली वंस वेयर वी आर ट्राइंग टू डिटरमाइन प्रोबेबिलिटीज अबाउट विन लूज। और जहां मोस्टली ये वहां काम आता है जब यहाँ पे विन ओवर लूज की प्रोबेबिलिटीज डिफाइन करना चाहते हैं, या यस नो की या ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ सिचुएशन की। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा ग्राफ बनता है लॉग का। ये माइनस इस तरीके से शुरू हुआ, जीरो पे यहाँ आया और फिर इसकी वैल्यू नीचे चली गई। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द लॉगिट फंक्शन। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल पे दोबारा आता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, इफ odds ratio is 2.2 divided by 4 and 3 divided by 3 by 1, then the log of odd ratio is minus 1.79। तो यहाँ पे ये पॉइंट लगा दिया ये वाला। सो यहाँ से लेकर जीरो तक तो इसकी लूजिंग के चांस थे। ओके, अगर मैं बात करूं odds रेशियो, अगर 3/1 और 2/4 की मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, मेरे पास तीन टोटल 4 मैच हुए, ठीक है। तो जो भी है ये 4/1 की मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, 2/1 2 3 4, सो 2/4 की। तो ये मेरे 1.79 आया, तो ये वैल्यू यहाँ पे आई, तो यहाँ पे ये मेरा विनिंग का ग्राफ आ गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकता हूँ। आखिर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल अब देखते हैं, ये कहाँ काम आ रहा है। एक मेरे पास ऐसा चार्ट दिया गया है। सो हैज म्यूटेटेड जीन, यस नो। अगर म्यूटेटेड जीन की वैल्यू यस है और कैंसर होने के चांसेस यस, 23 बंदों को कैंसर है जिनका म्यूटेड जीन है, ठीक है। पर जिनका म्यूटेड जीन है 117 को कैंसर नहीं है, ठीक है। इनके म्यूटेटेड जीन की वैल्यू 9 आ रही है, उसमें से 6 को कैंसर है और 210 को कैंसर नहीं है। तो इससे हमें क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम इससे डिफाइन कर रहे हैं कि मैं प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, एंड द odds ratio tells us that the odds are 6.88 times greater than someone with mutated gene will also have the cancer। सो यहाँ पे डिफाइन किया मैंने प्रोबेबिलिटीज को, इस तरीके से मैंने ले लिया। सो odds लिए मैंने यस ओवर नो, सो डिवाइड बाय यस ओवर नो। मैंने यस और नो कंडीशन के अलग अलग डिफाइन कर दिए। सो 23 डिवाइड बाय 117.2, 6 डिवाइड बाय 2 10, सो इट्स 0.03, और इन दोनों के डिवीजन के बाद मेरा आंसर है 6.8। सो यहाँ से मैंने ये डिफाइन किया कि इनके अगर मैंने रेशियो ले ली तो 6.88 टाइम्स ये ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पे कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं जिनका म्यूटेटेड जीन यस है, बल्कि जिनका म्यूटेटेड जीन नो है। अगर हम सिंपल इतना ही डाटा देखें तो हमें कुछ ज्यादा खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। पर जब मैं ओड्स की रेशियो निकाल देता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि इस की रेशियो और इसकी रेशियो में आखिर कितना डिफरेंस आ रहा है, ओड्स का कितना डिफरेंस आ रहा है, पॉजिटिव रेट्स का कितना डिफरेंस आ रहा है। सो दिस इज 6.88 टाइम्स हायर देन दिस डाटा। तो इस तरह की जो चीजें हैं हम यहाँ पे रिग्रेशन, लॉजिस्टिकल रिग्रेशन और लॉगिट फंक्शन से बड़ी इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो डाटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अब हम बात करें कि यहाँ तक तो वैल्यू आ गई 6.88 की। अब मैंने क्या किया, इसको लॉगिट फंक्शन में बनाना है, इसका लॉग निकालना है। तो मैंने इसका लॉग निकाला, लॉग ऑफ 6.88 इक्वल टू 1.93। सो मेरे लॉगिट फंक्शन की जो वैल्यू आई दैट इज 1.93। सो द लॉग ऑफ odds रेशियो इज 1.93। वही
कैलकुलेशंस अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. सो लार्जर values means that the mutated gene is good predictor of the cancer. Smaller values means that mutated gene is not good predictor of the cancer. तो इस तरीके से मेरे पास जो वैल्यूज हैं मैंने 23/117 6/210 करके ये जो वैल्यू निकाली थी और ये लॉगिट फंक्शन निकाल लिया और मैंने इससे ये अंडरस्टैंडिंग ली. सो इस डेटा से मेरी अंडरस्टैंडिंग दोबारा से मैं पढ़ता हूँ. सो लार्जर वैल्यू मीन्स दैट म्यूटेटेड जीन इज अ गुड प्रेडिक्टर ऑफ कैंसर. तो जिनके म्यूटेटेड जीन आ रहे हैं इट मीन्स उनके कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं. सो ये कैलकुलेशन से मेरा ये यहाँ पे रिजल्ट निकला. तो स्मॉलर वैल्यू मीन्स दैट म्यूटेटेड जीन इज नॉट गुड प्रेडिक्टर ऑफ द कैंसर. अगर ये वैल्यू छोटी आ रही है तो इसका मीनिंग ये है कि ये कोई ज्यादा बड़ा प्रेडिक्टर नहीं है कैंसर का. तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये चीजें डिफाइन कर सकता हूँ. सो इसको रिजल्ट को अगर मुझे और स्टैटिस्टिकल फॉर्म में रीड करना है कि आखिर इस रिजल्ट का सिग्निफिकेंट क्या है, हम किस वैल्यू को कट ऑफ वैल्यू मानेंगे, किस वैल्यू को बड़ी मानेंगे, किस वैल्यू को छोटी मानेंगे, तो उसके लिए मेरे पास 3 अलग अलग मेथड्स गिवन है कि जिसमें हम ओड्स की लॉग ऑफ ओड्स की वैल्यू डाल के हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं. सो वन इज फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट, सेकंड इज ची स्क्वायर टेस्ट एंड थर्ड इज वाइल्ड टेस्ट. अगर आपको इनकी डेप्थ में जाना है तो आप इनके वीडियोस यूट्यूब में आकर देख सकते हैं या इनके आर्टिकल स्टडी कर सकते हैं. फॉर मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें आपको पता होनी चाहिए या फिर हैं क्या, मैं फर्दर वीडियोस में कवर करूंगा. तो मशीन लर्निंग में मेरे पास बने बनाए फंक्शन है, मैं उस फंक्शन में वैल्यूज पास कर दूंगा. उस रिजल्ट जो आएगा मुझे ये पता होना चाहिए वो रिजल्ट मुझे देख क्या रहा है, मुझे ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है उसकी अगर नॉलेज है तो बढ़िया है, अगर आप नॉलेज नहीं भी है पर मुझे ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या इनपुट है और इसकी क्या आउटपुट है. मुझे इन टेस्ट के इनपुट और आउटपुट को एनालाइज करना आना चाहिए, तभी मैं एक फर्दर लॉजिस्टिकल रिग्रेशन में फर्दर क्लासिफिकेशन में बढ़िया रिजल्ट आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के दे सकता हूँ. तो यहाँ पे 3 मेन मेथड्स हैं, फिशर्स आई एग्जैक्ट टेस्ट, जी स्क्वायर टेस्ट एंड वाइल्ड टेस्ट. सो ये फर्दर हम इसको कवर करेंगे. सो इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा. नेक्स्ट आ रहे हैं लॉजिस्टिकल रिग्रेशन का लॉस फंक्शन. हमने देखा था रिग्रेशन के लॉस फंक्शन को हम एमएससी बोलते हैं, पर हम यहाँ पे लॉजिस्टिकल का उसका लीनियर रिग्रेशन का लॉस फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं. हम यहाँ पे यूज करते हैं लॉजिस्टिकल लॉस फंक्शन. सो बस हमें फॉर्मूला याद ही करना है इसका. तो इट इज सिग्मा एक्स की वैल्यू जो डी को बिलोंग करती है. तो डी क्या है, डी इज अ डाटा सेट कंटेनिंग मैनी लेबल्ड एग्जांपल्स व्हिच एक्स वाई पेयर्स है मेरे, और डी डाटा सेट में काफी सारी लेबल्ड एग्जांपल्स हैं. तो इट बिकम्स माइनस वाई ऑफ लॉग वाई ट्रांसपोज माइनस, नाउ ये देखो ये y और ये मेरा 1 माइनस वाई इंटू log ऑफ 1 माइनस वाई ट्रांसपोज. सो मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी होने की और माइनस कर दिया प्रोबेबिलिटी नहीं होने की. जो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था बस उसके हिसाब से अगर हमने ये सोचे तो ये मेरा लॉस फंक्शन इस वजह से प्रेडिक्ट हो गया. y बहुत इजी है, ये माइनस ऑफ वाई इंटू लॉग वाई, बस इतना ही याद रखना है. इधर तो माइनस होके 1 माइनस वाई हो जाएगा, ये वाला वाई भी 1 माइनस वाई हो जाएगा, बाकी सेम चीज है. तो ये लॉस फंक्शन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे सिंपली याद करना है. वाई क्या है, वाई इज अ लेबल इन ए लेबल्ड एग्जांपल. मेरी एग्जांपल में ये वाई दिया गया है. सिंस दिस इज लॉजिस्टिकल रिग्रेशन एवरी वैल्यू ऑफ y मस्ट बी either 0 और 1. y की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कर रहा हूँ. y ट्रांसपोज क्या है, y ट्रांसपोज इज अ प्रेडिक्टेड वैल्यू. ये मेरी जो वैल्यू है y ट्रांसपोज जो मैं माइनस कर रहा हूँ, दिस इज माय प्रेडिक्टेड वैल्यू. तो ये 0 और 1 के बीच कहीं भी आ सकती है गिवन x में जितने मर्जी फीचर्स हैं
ठीक है, ये वैल्यू 0 और 1 के बीच कहीं भी लाई करेगी, मैं 1 माइनस करके उस वैल्यू में उसका लॉग निकाल के और उसी को ही 1 माइनस से मल्टीप्लाई करके और मैं ओरिजिनल वैल्यू में माइनस कर दूंगा। तो ये मेरा लॉस फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। अब स्टैटिस्टिकल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज पी वैल्यू। पी वैल्यू पी का मीनिंग प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, पर किसकी प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, एक नल होता है और एक अल्टरनेटिव होता है। तो अभी तक लॉजिस्टिक में मैंने जो पढ़ा दैट इज H0। तो H0 के अकॉर्डिंग जो विद H0 में अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरा जो नल हाइपोथेसिस कितना ये ट्रू हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे पी वैल्यू। सो नल हाइपोथेसिस इज द असम्पशन दैट ट्रीट एवरीथिंग इज इक्वल एंड सिमिलर। हर चीज इक्वल और सिमिलर है, इस असम्पशन को लेके नल हाइपोथेसिस बना है। कोई x की वैल्यू y से y को बिलोंग नहीं करती, x y के बीच कोई कोरिलेशन नहीं हो सकता। ये एक नल हाइपोथेसिस मुझे ये एक असम्पशन देता है। तो एग्जांपल में मानता हूँ डिफॉल्ट असम्पशन कि मैं एक असम्पशन लेके चलता हूँ कि जीडीपी कोविड-19 से पहले जो थी वो कोविड-19 का पीरियड खत्म हो जाएगा, तो दोनों केस में सेम होगी। तो ये मैंने एक असम्पशन ली कि कोविड के पीरियड से पहले जितनी जीडीपी थी और कोविड के बाद जितनी जीडीपी है वो सेम है। दिस इज माय असम्पशन। अब मैंने क्या किया, मैंने 200 कंट्रीज जितने भी कंट्रीज का मेरे पास डाटा था, मैंने वो डाटा सारा का सारा एवेल्युएट कर दिया, सारा का सारा डाटा अपने मॉडल में फिट कर दिया। फिर पता चला कि ये तो सिर्फ 5 या 10 कंट्रीज के लिए ट्रू है, बाकी कंट्रीज के लिए ट्रू नहीं है। तो ये इस तरीके से मैं यहाँ पे इनकी रेशियो निकाल सकता हूँ। तो वी वर्क ऑन प्रूविंग नल assumption इज रॉन्ग। हमने किस पे वर्क किया? मैंने नल के ऊपर वर्क किया, मैं नल हाइपोथेसिस के assumption पे वर्क किया कि जो मैंने assumption ली है नल हाइपोथेसिस की ये रॉन्ग हो। मेरा जो वर्क होगा इसको रॉन्ग सेट करने पे होना चाहिए। अगर ये रॉन्ग मैं प्रूव कर दूं तो मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को चूज कर लूं। अगर मैं उसको नल प्रूफ नहीं कर पाया तो मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को चूज नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा काम क्या है? प्रूफ। तो पी वैल्यू कंटिन्यूड है। सो हाइपोथेसिस असेसमेंट कैसे होगी? मैंने डाटा कलेक्ट करना है, मैंने एक सिग्निफिकेंट लेवल को डिफाइन कर दिया, ठीक है। चेक हाउ मेनी केसेस नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, कितने केसेस के लिए नल हाइपोथेसिस ट्रू है। डू टेस्टिंग एंड कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑन डाटा, मैंने टेस्टिंग करी और डाटा के ऊपर प्रोबेबिलिटीज कर दी। इफ यू कलेक्ट डाटा ऑफ 100 कंट्री, मैंने क्या किया, 100 कंट्री का मैंने डाटा कलेक्ट किया एंड फाइंड 5 countries having same GDP, then P value is 0.5। मैंने उस डाटा में ये डिफाइन कर दिया 100 कंट्री में से 5 कंट्री ऐसे मिल गए कि जिसकी वैल्यू जीडीपी से पहले जैसी थी, मीन्स कोविड से पहले जितनी जीडीपी की वैल्यू थी कोविड के बाद भी उतनी है, वो मुझे 5 कंट्री मिले। और बाकी 95 कंट्रीज में मेरा नल हाइपोथेसिस था वो फॉल्स हो गया, 5 के लिए ट्रू हुआ। तो मेरी पी वैल्यू आई 0.05। अब मैं क्या इस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगा कि रिजेक्ट करूंगा? सो वो मुझे एक पी वैल्यू की असम्पशन होती है, वो मुझे डिफाइन करती है। सो पी वैल्यू को हम पी से डिफाइन करते हैं। और एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर पी वैल्यू 0.01 या उससे छोटी, मीन 1% या 1% से भी कम है, तो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाता है नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट कि ये तो है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। कि अगर एक ही कंट्री में से जिसकी जीडीपी ऊपर नीचे चली जाती तो ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस था मेरा कि ये नल हाइपोथेसिस मेरा फॉल्स है, मुझे एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस चूज करना है। पर अगर मेरी पी की वैल्यू फिर भी 0.1 में 10% या उससे छोटी है, तो माइल्ड एविडेंस मेरे पास फिर भी है कि मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो मुझे उसको सुधारना पड़ेगा, ये सही से वर्क नहीं कर रहा। क्योंकि 10% या उससे कम
पे जो पी वैल्यू प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, इट मींस मेरा जो नल को फिर भी मैं यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता हूँ, पर रिजेक्ट करने का मेरे पास यहाँ पे माइल्ड एविडेंस होता है, और यहाँ पे 0.01 मीन 1% अगर प्रोबेबिलिटी बनती है तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, उसको मैं इग्नोर ही कर देता हूँ, सिंपल सी बात है। पर अगर 0.1 10% या उससे छोटा आ गया तो मेरे पास फिर भी माइल्ड एविडेंस है कि मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है। तो इस तरीके से पी वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं। ये हर सिचुएशन में पी वैल्यू की डेफिनेशन अलग हो सकती है, और फिर भी इस पी वैल्यू को लेके हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये आज काफी अच्छा हमने यहाँ पे देखा, काफी बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स देखी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फॉर्मूला देखा, लॉजिक फंक्शन देखा, हाइपोथेसिस होता क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, और पी वैल्यू एक बीच में आती है जिससे हम ये डिफाइन करते हैं कि मेरा नल हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट करना है कि उसको रिजेक्ट करना है। तो ये सारी की सारी चीजें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसको बहुत डीपली समझिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन कि पी वैल्यू होती क्या है, सबसे मेन क्वेश्चन आखिर पी वैल्यू है क्या। तो आपको सिंपल सा इंटरव्यू में ये डिफाइन करना है, पी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जैसे मैं ये डिफाइन करता हूँ कि वेदर आई नीड टू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस और नॉट। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन नहीं पता है, फिर भी उस सोल्यूशन को मैंने कुछ अज्यूम कर लिया कि ये मल्टीपल चीजें हैं, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। और मैं अब टेस्टिंग करूंगा कि जो मैंने अज्यूम किया, जो नल हाइपोथेसिस रखा, वो मेरा फॉल्स होना चाहिए। उसके लिए मैंने अब डाटा लिया, उस डाटा में मैंने प्रोबेबिलिटी जो निकाली मल्टीपल डाटा को, क्लेम करना है कि जो मेरा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है या नहीं है, उसको मैं पी वैल्यू को यहाँ पे यूज करूंगा। अगर मेरी जो ये प्रोबेबिलिटी आ गई पी वैल्यू 0.01 या उससे भी नीचे आ गई, इट मींस कि ये मेरा नल हाइपोथेसिस तो बिल्कुल बेकार है, मुझे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही लेना पड़ेगा। पर अगर 0.1 आ गई फिर भी मेरे पास माइल्ड चांसेस हैं कि मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये आज हमने सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट समझा है। आप इसको अच्छे से वीडियो को देखिए, अगर आपको कुछ भी पूछना है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक हमें थोड़ा सा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, इसलिए मैं इतना थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट क्या है, और इसका मीन्स पाइथन में कौन सा फंक्शन कॉल होता है, इसका एज़्योर मशीन लर्निंग में कैसे इसको कॉल करना, आर लैंग्वेज में कैसे कॉल करना, मैं सिंपल आपको फंक्शन ही बता देता। पर मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ फंक्शन बताना नहीं है, मेरा यहाँ पे मेन आइडिया है आपको इन कॉन्सेप्ट का नॉलेज होनी चाहिए, टच में होना चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, ये क्या चीज निकल रही है, इस चीज से हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें हैं, ये हमें यहाँ पे देखनी है। तो आई होप आज का आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा।